Hello students, JCLC. Myself किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। जैसा कि आप जानते हो हमने अभी टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कोलिजन और उसका अपने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था कि किस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, किस तरह से वेलोसिटी ऑफ आपका अप्रोच होता है और फिर उसके बेस पे अपने एक स्मॉल ई पढ़ा था, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक ई किस तरह से होते हैं, ई का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, 0 किसके लिए होता है, 0 से 1 कितना होता किसके लिए होता है। तो इस तरह से अपने टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस किए थे, ठीक है। और फिर उसके अपने रेंज बताए थे आपको, वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा और 1 के इक्वल उससे छोटा होता है, ये अपन डिस्कस किया था। फिर जो V1 V2 के फॉर्मूले तीनों टाइप के जो कोलिजन थे उसका अपन ने बनाया था, क्लियर। फिर अपन ने इलास्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बनाए थे। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, इतना अपन ने काम कर लिया था। अब इसके आगे वाला पोर्शन अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल अपन करें। निम्न प्रश्नों में टक्कर के बाद वेग ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, सारे टाइप की टक्कर किस प्रकार की हैं? प्रत्यास्थ टक्करें, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये एम मास का एक ए ब्लॉक है, या पी क्यू आर, ये भी सारे कैसे इक्वल मास के ब्लॉक रखे हुए हैं। हमने एक बात पढ़ी थी पहले कि जब समान द्रव्यमान के दो ब्लॉक प्रत्यास्थ टकराते हैं तो वेग का विनिमय हो जाता है, यानी पहले वाले की स्पीड दूसरे को मिल जाती है, दूसरे वाले की पहले को मिल जाती है। ये अपन डिस्कस किया था। वेग विनिमय बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर ये स्मॉल है मास, ये भी स्मॉल है मास, जो पहले रेस्ट में है, जो पहले रेस्ट में है, तो पहले इस ए की पी से कोलिजन होगी। जैसे ए पी से कोलाइड करेगा तो ए तो हो गया स्टॉप और एम की स्पीड कितनी यू हो गई। फिर पी क्यू से कोलाइड करेगा, यहां भी इक्वल मास की, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, यहाँ फिर पी स्टॉप हो गया और एम चला किससे, यू से, फिर इस क्यू की आर से होगी कोलिजन, वहां पर भी वापस वेलोसिटी एक्सचेंज होगा, वेग का विनिमय होगा। उस केस में फिर बेटा क्या होगा, क्यू तो हो गया स्टॉप और आर, यानी इन सब में से आप जब फाइनली बात चेक करोगे ना, तो फाइनली आप देखो इसमें क्या होगा कि जो ए बॉल है और पी और क्यू ये तो होंगे रेस्ट में, और फिर जस्ट एक जो बॉल है लास्ट वाली आर बॉल, ये क्या करेगी बेटा जी, यू स्पीड से यहां से मोशन करना शुरू कर देगी। बात क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे इसमें देखो, यहां बॉल है दो, ए और बी, इसका मास भी कितना स्मॉल एम, ये भी स्मॉल एम है, यहां पर भी 4 बॉल हैं, इनके मास भी कैसे हैं, स्मॉल एम है। फिर वही प्रोसेस, यहाँ ए और बी दो इक्वल मास की हैं, पहले इससे करें कोलिजन। अगर ये इवन नंबर सॉरी आपकी सम संख्या में है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, इस नंबर में है, या फिर देखो यहाँ ये 2 थी ना, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ये भी सारे स्मॉल एम मास की, और यहाँ पे 5 बोले हैं। अगर जितनी यहाँ है उसी के मल्टीपल में है, 2 हैं तो 2 इस तरह से, 3 है तो 3, 6 इस तरह से हो, तब तो क्या होगा, प्रत्येक अपने समान द्रव्यमान से कोलाइड करेगी और वेग का विनिमय होगा और अपन आसानी से इक्वेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ देखो, पहले ए और बी पी क्यू से कोलाइड करेंगे, ए और बी स्टॉप हो गए, पी और क्यू चल पड़े, फिर पी और क्यू आर और एस से कोलाइड करेंगे तो पी और क्यू स्टॉप हो गए, आर एस चल पड़े। तो आफ्टर कोलिजन आप देखो तो 4 बॉल हैं, कौन सी, ए बी और पी और क्यू, ये तो हो गए स्टॉप, और जस्ट जो लास्ट के 2 बॉल हैं कौन सी आपके देखो, आर और एस, ये क्या करेंगे बेटे जी, यू स्पीड से मोशन शुरू कर देगी। समझे? पर यहां इसमें देखो, अब इस वाले में ए और बी की कोलिजन पहले मान लो अपन पी और क्यू से कहते हैं, तो वो स्टॉप हो गए, वो स्टॉप हो गए। फिर पी और क्यू चले किससे, यू से, फिर उन्होंने टक्कर किससे की, आर और एस से की थी, और आर और एस से की तो फिर देखो पी और क्यू स्टॉप हो गई, आर और एस चल पड़े, और उसके बाद तो कौन है, स्मॉल एम है। ध्यान देना, सबसे पहले ए और बी की कोलिजन अपन करें किससे, पी और क्यू से, तो हम कह रहे हैं ए और बी स्टॉप हो गए, चले पड़े कौन से, पी और क्यू। फिर पी और क्यू किससे करते हैं कोलिजन, आर और एस से, तो पी और क्यू भी स्टॉप हो गए। यानी आप ये समझें कि ए बी और पी क्यू तो स्टॉप हो गए। अब इसमें जो 2 बॉल हैं कौन कौन सी बेटे जी, आर और एस, यदि इनको स्पीड अपन मान लें कि कितनी ए मिल जाए, परंतु अब यहां पर टी और है जो कि रेस्ट में है, तो अब यहां से फिर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आर एस जो 2 मास का एक कंबाइंड ब्लॉक मान लो, जिसकी स्पीड कितनी है, यू, वो फिर क्या करेगा,
एक लक्ष्य जो कि रेस्ट में है उससे टक्कर करेगा, तो कोलिजन होने के पश्चात फिर इन दोनों की स्पीड, इसकी स्पीड अपन v1 मान लें और इसकी अपन स्पीड क्या मान लें, v2 मान लें, वो अपने को फिर सॉल्व करने पड़ेगी। समझे ना? तो यहां वाली प्रोसेस को अब आप ध्यान देना, इसके आगे की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करें, क्या सपोज करें, तो बस पहले एक बार स्क्रीन पॉज कर लो, इतना नोट कर लो ताकि मैं इस क्वेश्चन को यहां समझा दूं। ठीक है बेटा, पढ़ो आगे। तो उस वाले में अब आपको ये मानना है कि एक 2m मास का ब्लॉक जिसकी स्पीड u है वो क्या कर रहा है, m जो कि रेस्ट में है से कोलाइड कर रहा है। तब अपने को अब v1 और v2 फाइंड करनी है, तो फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे सीधे से। तो आप ये समझे पहले कि हमें ये तो मिल गया अपने को u1 बेटा जी, और रेस्ट में है तो u2 कितना है, 0। फॉर्मूले आपके उसी सेम सेंस में आपको याद रहने चाहिए। v1 है तो कौन सा, m1 माइनस m2, m1 कौन सा 2m है ना, पहला स्टेप ही है, तो 2m माइनस का m अपॉन टोटल मास कितना 3m इंटू v1 होने पर u1 से मल्टीप्लाई करना। u1 क्या था बेटा जी, u प्लस 2m टू u2 वाला स्टेप, और u2 कितना 0 है तो ये स्टेप खत्म। अब इसको आप सोल्व कर लें, यहाँ 2m माइनस m कितना, m अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आया देखो, u/3 आ गया ना। बोलो, कर लेंगे आराम से। v2 वाला स्टेप, तो यहाँ पहला स्टेप तो कौन सा है, u2 वाला है, वो तो 0 हो गया, प्लस अब बचा कौन सा 2m1 u1 अपॉन कितना m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करें बेटे, m1 कितना है बताओ 2m, तो m1 के स्थान पे आपने यहाँ पे क्या लिखा 2m, और u1 के स्थान पे आपने लिखा u, फिर m1 प्लस m2, 2m प्लस m कितना बेटा 3m, 2 and 2 कितना हुआ 4, m से m कैंसिल, तो आपका आंसर है 4/3u। इस तरह से आपको आंसर करने। अब आपका आंसर क्या रहेगा कि टक्कर के पश्चात r और s की स्पीड तो कितनी हो गई, वो तो आपका आंसर है u/3, और t जो फाइनली है 2 वाला काम करेगा उसकी स्पीड कितनी होगी 4u/3। क्लियर? तो ऐसे हमें क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको ये 3 तो समझ में आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन डी और ई पे चर्चा। तो स्क्रीन आपने शायद पहले पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन चेक कर लो, जिसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहां देखो पहले, ये मास स्मॉल m है, ये सारे स्मॉल m इक्वल मासेज हैं, इक्वल मास के ब्लॉक्स हैं। ये मान लो A है, इसको वापिस मैं कह रहा हूं P, Q, R और S। ये मान लो आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री या कोई थीटा दे दिया या अल्फा कुछ दे दिया। यदि हम इसको पहले रेस्ट मान लें और ये कह दे क्वेश्चन में कि अगर हम इसको 30 डिग्री से छोड़ें, रेस्ट विराम से इसको छोड़ दें, तो विराम से छोड़े जाने के पश्चात जो और सारी प्रकार की यहाँ पे बॉल है उनके अपने को फीचर्स बताने हैं। तो अपन क्या देखेंगे, देखो पहले A किससे कोलाइड करेगा, P से, तो A तो रेस्ट में P चला, फिर P की किससे Q से, तो P रेस्ट में Q चला, फिर P Q की किससे R से, तो Q रेस्ट में R चला, फिर बोलो इसमें R की S से, तो R रेस्ट में और S चला। कितना चला, तो जो स्पीड इसको देखो यहां से नीचे आएगा तो जितनी स्पीड इसको यहां मिली उतनी से आगे जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन जो S है, जो S है बेटा जी, S जो है ना, ये सब स्टॉप हो गए। यानी आप इसमें कह सकते हो कि A आपका P, और ये कौन सा Q, और ये लो साहब R, ये तो हो गए स्टॉप। और जो S था वो अपनी जो इनिशियल थी डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, उससे फिर क्या करेगा, जितना एंगल था ये 30 डिग्री एंगल पर ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी एक्सचेंज होगा बार बार और मास कैसे इक्वल है। क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा। अब अपन इस वाले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मेनली वर्क करना किस पे है, ध्यान दें आप। यहां मेनली आपको काम करना है कि हमने जो 2 चीजें नोट डाल के बताई थी कि बाहरी वस्तु का वेग कभी भी परिवर्तित नहीं होता है
और दूसरी मैंने बात की थी कि सारे सूत्रों में वेग चिन्ह के साथ काम में लेने हैं, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस लेना है। तो यहाँ देखो ये जो m1 है 50 ग्राम का है, m2 के साथ 10 की पावर 3 1000 केजी की दीवार है, चलायमान दीवार है, मूविंग वाल है, तो वो तो बहुत भारी हो गया ना, यानी m1 तो बहुत हल्का, m2 कैसा बहुत भारी है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के न्यूटन का नियम लगाते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं पहले बता चुका हूं कि सारे क्वेश्चनों में मैंने कहा था टक्कर किस प्रकार की है, प्रत्यास्थ, वो साफ साफ मेंशन करी हुई होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप टिक ये करना, समझना पहले ही कि टक्कर कौन सी है। तो देखो, तो पहली बात देखो यहाँ पर कि m2 जो है वो बहुत ही ज्यादा है m1 से, इसलिए m2 की स्पीड क्या रहेगी, अनचेंज। और m2 की स्पीड बाद की कौन सी, v2, वो तो u2 के बराबर ही रहेगी। और u2 देखो वो है 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसी तरफ ही मूव करेगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, ये लगातार ये तो बाईं तरफ ही गतिमान रहेगा। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसमें न्यूटन की टक्कर के नियम से। तो न्यूटन की टक्कर के नियम से अपन ने कहा था कि टक्कर के पश्चात जो आपेक्षिक वेग है वो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले के आपेक्षिक वेग के बराबर है। तो हम v2 जहां पर भी है, जहां u2 है, उनके स्थान पे माइनस का 1 पुट करने वाले हैं। तो v2 के स्थान पे आपने लिखा माइनस का 1, माइनस का v1 इज इक्वल टू u1 कितना बेटा जी 4, दाईं तरफ है तो प्लस का, माइनस इंटू u2, फिर आपका देखा कैसा माइनस का है, तो माइनस का आपने 1 कर दिया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, तो 4 + 1 कितना बेटा जी 5। क्लियर। आपको v1 निकालना है तो चलो इस v1 को अपन उधर ले जाएं, 5 को इधर ले आए, ये माइनस का 1 है वो, और एक इस तरफ माइनस ही आ गया, तो कुल मिलाकर के आप सोल्व करेंगे तो v1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये 50 ग्राम की जो गोली है तो 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ कोलाइड करेगी और वापिस कैसी नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है तो वापिस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और उसकी स्पीड कितनी होगी, -6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें आप। वैसे अपने मॉड्यूल का स्टेज 3 जो है उसका पहला क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर में कुछ करेक्शन भी आपको करना है। तो क्वेश्चन देखें, ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इसको अपन यहां से विराम से ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से भी स्मॉल एम को अपन विराम से ड्रॉप कर रहे हैं। इसकी हाइट कितनी है 4h, इसकी बेटा है कितना h, ये एंगल कितना 45, ये कितना 60। क्वेश्चन ये है कि इनको ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद ये यहां से नीचे आएगा, ये वाला भी यहां से नीचे आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये आपस में प्रत्यास्थ टक्कर दर्शाते हैं। तो टक्कर के पश्चात इनकी द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाइयों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो देखें, ये वाला जब यहां से नीचे आएगा तो यहां नीचे आने पर इसकी स्पीड खुद की अभी u1 आई वो कितनी है √2gh, और h कितनी है 4h। ये सब आपने पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ एंगल का कोई रोल नहीं है, हाइट दे रखी हो तो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। और इस वाले की जो स्पीड है, यहाँ ये वाला है इसकी स्पीड है, उसको अपन मान ले यहाँ पर u2, वो कितना है, वो भी आपका √2gh, और h यहाँ पे तो कितनी h ही है। पर आप देखें ये m मास का, ये भी कौन सा m मास का है, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो समान द्रव्यमान की पिंड आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करेंगे तो वेग का विनिमय होगा, और वेग का विनिमय होगा तो इस वाली स्पीड इसको मिल जाएगी, इस वाली इसको मिलेगी। जब इस वाली इसको स्पीड मिलेगी और किस तरफ, इस तरफ रिवर्स साइड में, तो वापिस ही जाएगा, तो कितना ऊपर जा पाएगा, इसको स्पीड मिली कितनी, ये वाली, तो h हाइट जाएगा, और ये वाला इसको मिल गया स्पीड तो वो कितना 4h जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बाद की इनकी हाइट है, फर्स्ट वाले की हाइट तो कितनी हो गई, इसकी हाइट h1 ले रहा हूं, वो तो कितनी हो गई वापस देखो, ये तो हो गई h, और जो आपका h2 है वो कितना हो गया 4h, इसलिए रेशियो पर निकालेंगे तो h1/h2 बेटा जी कितना हो गया 1/4। क्लियर, ये आप क्वेश्चन कर लेना। अब एक अच्छा सा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप स्टडी करें। पॉइंट ये है कि m1 द्रव्यमान की वस्तु u1 वेग से दूसरी m2 स्थिर से सम्मुख प्रत्यास्थ
टक्कर करती है तो टक्कर के पश्चात सबसे पहले एक तो अपन ये ज्ञात करें इसमें टक्कर के बाद इसमें V1 और V2 का मान कितना है। डायग्राम थोड़ा अपन देख लें। ये फर्स्ट बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है बेटा जी। इसका वेग कितना है U1 और इसका मास कितना M2 है। इसका मास M2 है बट इसका वेलोसिटी U2 कितना 0 है। टक्कर के पश्चात इसका वेग कितना V1 है बेटा जी और इसका वेग कितना है V2। इसका मास अपने पास है M1 और ये M2। बस तो एक तो V1 V2 के आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो V1 निकाल लो मैं इसमें और V2 फाइंड कर लो। तो V1 V2 के फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान है। अब देखो U2 0 है, इसका मतलब U2 वाला पद तो 0 होगा। तो V1 वाले में तो फर्स्ट है क्या, देखो ये आपका है M1 माइनस का M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू बेटे जी हो गया आपका U1 प्लस 0। V2 की अपन बात करते हैं तो V2 वाले में अपन पहला स्टेप जो लिखी हूं तो 0 हो गया, बचा कितना 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। टक्कर के बाद इनकी ये वेलोसिटी है, टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी ये है। अब इसमें देखो बहुत ही कम की चीजें अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा इसमें है वो है बेटा जी वेलोसिटी ट्रांसफर। इसका मतलब पहली वस्तु ने दूसरे को कितना वेग ट्रांसफर किया, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु कितना वेग ट्रांसफर किया वो आपको बताना है। तो इसने दूसरी वस्तु को वेग कितना ट्रांसफर किया, वो तो V2 है ना भाई। यानी आपको इसने पूछा क्या है V2 अपॉन U1, आपको V2 पूछा है पर आपसे पूछेंगे अपने इनिशियल की रेस्पेक्ट में कितना है वो। चलो पहले V2 अपन देखें तो V2 है वो तो उसको ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो V2 हमने भी फाइंड कर रखा है वो है कितना, देखो 2M1 U1 अपॉन बेटा जी M1 प्लस M2। अच्छा इसी में इसको ऐसे कर दूं V2 अपॉन कितना U1, यानी अपने इनिशियल के रेस्पेक्ट में कितना करा तो वो है हमारे पास वैल्यू कितना 2M1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर देखो मैं यहां पर ये इस नीचे वाले में से M1 कॉमन ले लूं तो M1 यहां तो ऊपर आपका M1 पड़ा है, यहां से मैंने M1 को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस M2 बाई M1 और ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास वैल्यू है 2 अपॉन ये है 1 प्लस M2 बाई M1। फॉर्मूला बन गया। अब आपसे पूछेंगे कि यहां पर ये वेलोसिटी ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला स्टेप है वो होना चाहिए आपका कम से कम, और कम से कम में 1 प्लस समथिंग है तो 1 तो कांस्टेंट है वो तो कम क्या होगा वो तो 1 ही है फिक्स। अब इसका कम से कम है तो देखो यदि इस M1 की वैल्यू को अपन इंक्रीज करेंगे तो ये बहुत कम होते होते लास्ट में कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि M1 यदि बहुत ज्यादा हो किसे M2 से, उस केस में या तो आप ऐसे करो कि M2 हो गया रफली 0, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि M2 अपॉन M1 वो भी कितना रफली हो गया 0। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि V2 अपॉन जो U1 है वो कितना हो गया 2, या V2 इक्वल टू कितना 2U1। तो वेलोसिटी ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, जब U1 का वैल्यू M1 का वैल्यू M2 से बहुत अधिक हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रक्षेप्य लक्ष्य से बहुत भारी हो और प्रक्षेप्य की तुलना में लक्ष्य कैसा रेस्ट में हो, तो उस स्थिति में वेग का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है। और देखो उस केस में जो सेकंड बॉडी है उसको वेग कितना मिल रहा है, जो प्रक्षेप्य था उसका भी दुगुने, उसके भी दुगुने वेग से गति करेगा, उसके भी दुगुने वेग से गति करेगा। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रांसफर। क्लियर। अच्छा दूसरा पॉइंट मैं एक और ले रहा हूं इसमें सी पॉइंट, और उसमें अपन बात करने वाले हैं मोमेंटम की। ये क्वेश्चन आपने शायद नोट कर लिया होगा। मोमेंटम ट्रांसफर की बात करें तो सी में मोमेंटम ट्रांसफर, तो मोमेंटम में भी आपको निकालना है P2 और किसके इनिशियली मैं उसको मान लेता हूं यहां बेटा जी U1 था ना तो P1 मान लो, या उसको मैं कहता हूं P0 जो पहली वस्तु थी इसका मोमेंटम
वेग को मैंने चलो u1 मान रखा है, मोमेंटम इसका p नॉट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को मान लेता हूं अपन q नॉट। तो वैसे ये p नॉट कितना है, ये p नॉट है कितना, देखो ये है m1u1, ये k नॉट कितनी है, हाफ m1u1 स्क्वायर। क्लियर? तो P2 अपॉन P नॉट आ जाओ साहब, P2 है कितना, M2 टक्कर के बाद M2V2 अपॉन P नॉट, ये है M1U1। क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो M2 अपॉन ये M1U1 तो पहले से पड़ा है, यहाँ V2 का वैल्यू जब ये अपन ने सॉल्व कर रखा है, ये रहा बेटा जी 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2, 2M1 सॉरी यहाँ ये तो है M1, तो इसमें से देखो M ये U1 से U1 कैंसिल हो चुका, और मैं यहाँ इस M1 से M1 को भी कैंसिल कर दूं, तो ऊपर कितना 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 है, जिसमें से आप M2 कॉमन लेते हो तो रहा 2 अपॉन ये बेटा जी M1 बाई M2 प्लस 1। और यहाँ पे वापिस आपसे पूछे कि ट्रांसफर मैक्सिमम हो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, तो मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये वैल्यू कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब M2 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो किससे, M1 से, तो ये हो गया आपका कितना, वैसे ही 0 हो गया, तो P2 इक्वल टू फिर कितना आपका हो गया P2 P नॉट। तो संवेग अधिकतम ट्रांसफर हो उसके लिए शर्त क्या है, उसके लिए शर्त ये है, यहां वाली शर्त आप देखो, या इसको आप चेक कर लो, M2 यानी लक्ष्य से बहुत भारी हो, लक्ष्य से बहुत भारी होता है उस समय संवेग का स्थानांतरण सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह से आपको पूछे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, तो उस केस में मैं कहता हूं K2 अपॉन कितना बेटा जी, वापिस K नॉट, तो K2 वैसे है कितना, हाफ M2V2 स्क्वायर अपॉन यहां पे इसको अपन लिखें 1/2 M1U1 स्क्वायर। फर्स्ट बॉडी ने दूसरे को कितनी ट्रांसफर करी है, तो सेकंड में तो मिली हुई ट्रांसफर है। ये मान लो 2 व्यक्ति हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, अगले के पास कुछ नहीं है, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए, तो ट्रांसफर कितना हुआ, 10 ही तो हुआ ना, इसका जो उसको मिला वो ट्रांसफर है। मेरे पास थे कितने पहले, 100 रुपए थे, तो 10 अपॉन 100 वो एक रेशियो बन गया। तो इस तरह से अपन यहाँ वेलोसिटी है, मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर फाइंड कर रहे हैं, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लें, तो हाफ से हाफ तो होगा कैंसिल। क्लियर? तो इसको मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, देखो, तो अब जो बचा हमारे पास वैल्यू कौन सा, K2 अपॉन K1 या K नोट जो इनिशियल था उसको अपन देख रहे हैं। तो बेटा जी ये है आपका M2 अपॉन M1U1 का स्क्वायर इंटू V2 का आपको करना है स्क्वायर, इसका करना अपने को स्क्वायर। तो देखें 4 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन ये है M1 प्लस M2 का भी, यानी पूरे का होल स्क्वायर कर दो, चाहिए होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसमें से ये M1, एक M1 से ये एक M1 कैंसिल हो गया, U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बची वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 4M1 M2 अपॉन ये मिला अपने को M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, K2 बाई K नोट का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब एक बार यहां तक स्क्रीन पॉज कर लें, नोट कर लें। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, फिर अपन इसको थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट में जो भी सीखा इसका रिजल्ट भी पूरा आपको मैं डिस्कस कर देता हूं एक बार फिर। तो इसी को मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, देखो 4M1 M2 अपॉन, इसको ऐसे लिखते हो आप M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस 4M1 M2, M1 प्लस M2 के होल स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो। इससे हम लोग देखो यहाँ पे फिर फाइंड करेंगे KT अपॉन K नोट को, आपसे पूछेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफर की क्या कंडीशन है, कब ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर कब होगा तो उसको देखें आप। इसके लिए M, अब ये नीचे वाला पोर्शन कम से कम होना चाहिए, अब कम से कम ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो डिफरेंस वाला, डिफरेंस में अगर आप इनको इक्वल कर देते हो तो ये वैल्यू 0 हो गया, कम से कम हो गया ना, यानी इसमें 4KT अपॉन K नोट मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम होने के लिए M1 माइनस M2 जो वाला पद है वो 0 होना चाहिए, या मैं ऐसे कह दूं कि M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए। क्लियर? तो अब जो 3 अपन ने डिस्कस करी बातें ध्यान कर लें, जैसे कि M1 मास का ब्लॉक U1 स्पीड से
किसी m2 रेस्ट से जब टक्कर करता है तो यहाँ पे तीन तरह के ट्रांसफर है, वेलोसिटी ट्रांसफर भी है, मोमेंटम ट्रांसफर भी है और कौन सा काइनेटिक एनर्जी का भी ट्रांसफर है वो हमें चेक करना था। उसके लिए पहले आप v1 v2 के फॉर्मूले बना लें और फिर ट्रांसफर का वैल्यू निकाल लें। तो एक बार इसका जो रिजल्ट आया था ना उसको मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि कितना हमें अब अपने एग्जाम के लिए याद करना है। तो जो अभी अपन पढ़ रहे थे उसका जो समरी है वो देखें आप। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, m1 मास था, इसकी वेलोसिटी कितनी u1, चाहे इसको u0 मान लो चाहे u1 मान लो, इसका मोमेंटम कितना था p0, इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा जी कितनी k0। दूसरा बॉडी था m2 मास का, दूसरी बॉडी तो यहाँ थी हमारे पास m2 मास की पर वो थी रेस्ट में। फिर ये दो वापिस m1 m2 आफ्टर कोलिजन। तो हमने यहाँ पे जो कई बातें पढ़ी थी, एक तो v1 v2 तो सिंपल है वो तो आपने बना लिए। अब तो ऑर्डर से मैं इसको अलग से लिख दूं यहाँ पर। हमारे पास तो तीन चार चीजें थी, एक तो था अपने पास वेलोसिटी ट्रांसफर है वो मैक्सिमम, दूसरा है मोमेंटम pt ट्रांसफर मैक्सिमम, और तीसरा बेटा जी यहाँ पे था अपना काइनेटिक ट्रांसफर है वो मैक्सिमम। तो ऑर्डर से इसको ध्यान दो कि ये मैक्सिमम कब होता है, जब m1 की वैल्यू बहुत बड़ी हो m2 से। ऑर्डर से m1 का मान बहुत बड़ा हो, सारा याद करना कैसा, इस वाले में कैसा उल्टा है इसका, m2 बहुत बड़ा हो किससे, m1 से। और ये था बेटा जी जब m1 और m2 आपस में कैसे बराबर हो। फिर देखो इसमें जो vt यानी सेकंड vt अपॉन कौन सा v0 या u0 में कह दूं इसको, या v2 जो सेकंड को अब मिला है अपॉन जो आपका u0 या u1 था वो हमारे पास था, वैल्यू कितना था, वो था 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें याद रखना चाहिए। और इसको अपन ने फाइंड किया था तो P2 या P ट्रांसफर अपॉन कितना P0, या बेटा जी P2 अपॉन कौन सा P0 वो कितना था, वो था 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तुरंत इसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर के मैक्सिमम वाली कंडीशन भी अपन ने पढ़ी थी, यहाँ कर दो मैं KT अपॉन K0, यानी पहले की काइनेटिक एनर्जी, या कौन सी K2 अपॉन कितना K0 इजिकल टू था 4m1 इंटू m2 अपॉन ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सीधे आएंगे तो आप इससे कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में एक बात आपसे और पूछ सकते हैं, जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो पहले कितनी 100 जूल है, इसके पास थी 0, प्रत्यास्थ टक्कर है तो ऊर्जा यहाँ पे रहेगी कंजर्व। मान लो इसको इसने ट्रांसफर कर दी 20 जूल, तो इसके पास शेष कितनी रही 80 जूल। इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर आएगा। अब देखो ये क्या है K1, ये इसको अपन कह रहे हैं K1, इसको अपन कह रहे हैं K2। तो ट्रांसफर करी कितनी, यानी इसने सेकंड को कितना दिया वो तो ट्रांसफर होगी K2। अभी इसमें ये पूछ सकता है कि टक्कर के पश्चात इस पहली वस्तु के पास शेष जो ऊर्जा वो कितनी रही, तो शेष तो कौन सी K1 है ना, वो पहले की कितना अंश रही, कितना उसका फ्रैक्शन रहा, तो कौन सा K1 अपॉन आपको K0 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो ढंग से आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोसेस में आओगे। जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों में ये बातें आपकी काम आने वाली हैं, तो क्वेश्चन सीधे आप इनको करने हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन, चलो उस पूरी बात को मैं करा नहीं, मैंने यहाँ पे मुझे निकाला था कि K जो है 1 और K कौन सा आपका नॉट, यानी जो पहली वस्तु थी यानी प्रक्षेप्य के पास शेष गतिज ऊर्जा कितनी है अपनी आरंभिक की तुलना में। तो K1 का मान अपॉन K0, तो K1 का मान देखो कितना 1/2, ये है m1 v1 स्क्वायर अपॉन इसमें K0 था हमारा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इसमें m/2 से तो ये वाला कैंसिल हो गया। v1 की वैल्यू याद करो, 2 वाला तो पद इसमें 0 था, तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं। अब नीचे तो ये u1 का स्क्वायर है, पर ऊपर वाले में v1 का स्क्वायर, v1 था m1 माइनस का m2 अपॉन बेटा जी m1 प्लस m2 इंटू था अपना u1। अब ये भी स्क्वायर में है तो इस पूरे का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो u1 स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल और ये स्क्वायर इस पे रह गया। तो कुल मिलाकर के जो इसका आंसर है ना K1 अपॉन K0, K1 अपॉन K0, K1 अपॉन K0 वो कितना रहा बताओ,
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रख सकते हो कि शेष गतिज ऊर्जा अपनी आरंभिक की कितनी है, कितनी है, कितनी हानि हुई, कितनी ट्रांसफर हुई, वो अलग आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मूले वाली जो बातें हैं वो तो आपकी हो गई क्लियर। अब हम इन दो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं अच्छे से पढ़ने के बाद। आ जाओ, द्रव्यमान संख्या ए के स्थिर नाभिक से। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले मास भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो स्थिर द्रव्यमान संख्या ए के स्थिर नाभिक। अब कोई नाभिक है जिसका द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान संख्या ए है, तो द्रव्यमान संख्या ए के नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, यानी उसका मास जो है। चलो पहले क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो, मैं और क्वेश्चन को आप कर लो, एक बार पॉज कर लो और इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, मैं इसमें एक बार इसका स्पेस थोड़ा खाली कर लेता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। पढ़ा रहा हूं। अब देखें इसको, द्रव्यमान संख्या ए का एक नाभिक है, इसकी मास नंबर ए है। अच्छा सॉरी, एक न्यूट्रॉन है वो टक्कर कर रहा है, तो ये नाभिक है कोई, इसकी द्रव्यमान संख्या ए है, ये कोई है न्यूट्रॉन, ये तो न्यूट्रॉन बेटा जी, ये है कोई नाभिक। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उसको इसका द्रव्यमान m1 जो है उसको अपन मानते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, उसको मैं ले रहा हूं एक u। और अगर द्रव्यमान संख्या a है, जितनी द्रव्यमान संख्या होती है उसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट से गुणा कर देते हैं तो उसका मास आ जाता है। तो m2 बेटा जी है au। ये आपको अलग से एक बात ध्यान करनी पड़ेगी। और न्यूट्रॉन की स्पीड कितनी है पहले v, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी k है। तो आपसे पूछा है तो कुल काइनेटिक एनर्जी का वह अंश जो न्यूट्रॉन में बचा रहता है, शेष इसके पास कितना रहा। तो शेष रहने वाली बात पूछी ना आपसे, तो शेष का मतलब ये है कि इसके पास पहले k नोट थी और उस दूसरे को ट्रांसफर कर दी, वो कितनी k2, खुद के पास क्या रही k1, k1 अपॉन k नोट, यानी k1 अपॉन k नोट, ये आपको फाइंड करनी है। और ये उसकी है इनिशियल। तो ये अभी अपन ने सोल्व किया था, वो क्या था m1 माइनस m2। ये है बेटे जी m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इसका भी होल स्क्वायर। और यहां काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस की नहीं होती है, तो ये हमेशा आएगा आपका मोर माइनस लेस। अब वैल्यू पुट कर दो। तो देखें m1 हमारे पास है, ये कितना u, माइनस कितना ये है आपका au। अच्छा नीचे वाले में भी कितना u, प्लस कितना au। इसको अलग से स्क्वायर कर दो, चलो इसको भी स्क्वायर कर दो, ऊपर भी u कॉमन आ गया, नीचे भी u कॉमन आ गया। अब ऊपर शेष क्या रहा 1 माइनस a का स्क्वायर, नीचे कितना 1 प्लस a स्क्वायर। a है वो एक से बड़ा होता है, अब एक से बड़ा है तो इसलिए मैंने कहा था मोर माइनस लेस। तो मोर माइनस लेस के रूप में आप उसको सॉल्व करोगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कर सकते हो आप a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब एक न्यूट्रॉन किसी स्थिर न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन किसी स्थिर न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन का मास अगर कितना बेटा जी u है, तो स्थिर न्यूट्रॉन का मास कितना, न्यूट्रॉन का मास इससे डबल होता है। न्यूट्रॉन का मास जो है ना, इसको मान लो मैं यहां कह रहा हूं m1, और स्थिर न्यूट्रॉन का मास m2, वो कितना है 2u। अब ये बातें आपको केमिस्ट्री की हेल्प से पढ़नी पड़ेंगी। और वैसे न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के ठीक रफली बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन की एक प्रोटॉन बराबर है, यानी mn इक्वल टू mp है। और आप जानते हैं न्यूट्रॉन में ओनली एक प्रोटॉन है, एक कौन सा न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास कितना mp प्लस mn है, तो 2mp मान लो। इसका मास तो कितना 1 mp, इसका मास कितना 2mp, डबल हो गया। या इसको एक u मानते, इसका कितना 2u हो गया। m1 अगर u है तो इसका कितना हुआ 2u। तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन से इसका मास डबल है, बस खत्म। तो न्यूट्रॉन की भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा में हानि, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए किसी को ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, तो मेरी हानि 10 रुपए हुई ना,
बिना तो मतलब मेरे इनिशियल के रेस्पेक्ट में, तो जितना ट्रांसफर करा वो अपॉन इनिशियल, वो आपसे पूछा है। और इसकी बात अपन शुरू से करते आ रहे हैं, यानी यहां आपको निकालना है KT अपॉन कौन सा बेटा जी, K0, ये आपसे पूछा है। और ये कहता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू, ये मान लो चलो मैं करूं यहाँ u इंटू कितना mp2u, और यहाँ कितना u प्लस 2u, 3u का स्क्वायर कितना 9u स्क्वायर, u स्क्वायर से ये कैंसिल, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 8/9, 8/9 हो गया। और इसको परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर में। सीधी या बोलते हैं उसको सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ मतलब गतिज ऊर्जा में हानि होगी, इसके फॉर्मूले पर पीछे बना चुके हैं सारे, लॉस ऑफ एनर्जी सारे बता चुका हूं आपको। अब इसमें कुछ बातें और देखो पहले कि दो गुणों की अप्रत्यास्थ टक्कर में सामान्य टक्करों में टक्कर सामान्य होगी, तो उस वाले केस में तो जो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की पहले की है, मान लो पहले की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैं कह रहा हूं कि इनिशियल वो है कितनी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और ये सिस्टम की बाद काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हमेशा नॉर्मली एनर्जी में क्या लॉस हो रहा होता है, इसलिए बाद की एनर्जी कैसी कम है, पहले की ज्यादा है। परंतु जो नाभिक की टक्करें होती, जैसे कोई मैं ऐसे कह दूं कि बाण में U235 ये एक यूरेनियम का नाभिक है, इस पे आपने क्या न्यूट्रॉन की टक्कर कर दी 0n1 की, तो यहाँ ये तो बन गया आपका प्रक्षेप, ये बन गया लक्ष्य। न्यूट्रॉन बहुत कम स्पीड से, मंदगामी न्यूट्रॉन इससे टक्कर करता है, इसकी स्पीड कम होती है, इसके पास कम एनर्जी है, इसके अंदर गया, पहले इसमें इंटर करेगा, इसको एक्साइट करेगा, फिर टूटेंगे, टूटने पर फिर यहाँ से नाभिक के विखंडन होता है। जब नाभिक के विखंडन होता है तो जो उत्पाद नाभिक यहाँ बनते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ देखो कि इस नाभिक की टक्करों में जो K इनिशियल है और एक है K फाइनल, तो जो बाद की काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया कि अप्रत्यास्थ टक्कर ही है, तो अप्रत्यास्थ टक्करों में जो काइनेटिक एनर्जी है बाद वाली, बाद की काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। सामान्य टक्करों में कैसे कम है और नाभिक की टक्करों में कैसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे कि इस प्रकार टक्करों में वस्तुएं विकृत हो जाती हैं और ताप भी परिवर्तित और मोस्टली कैसा बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन है कि समान ताप की दो गेंदें परस्पर टकराती हैं तो क्या सुरक्षित रहता है। समान ताप की दो गेंदें आपस में टकरा रही हैं, बोल रहा है कि ताप तो अगर प्रत्यास्थ है कि अप्रत्यास्थ मालूम ही नहीं है, टक्कर कौन सी है कुछ दे रखा नहीं है, अप्रत्यास्थ भी हो सकती है, तो ताप अगर अप्रत्यास्थ ताप बढ़ जाएगा भाई, प्रत्यास्थ तो कांस्टेंट रहेगा, तो आप ताप को नहीं कर सकते। वेग कांस्टेंट रहते नहीं, बदलते हैं वेग। तो संवेग आप कहते हो सिस्टम का संवेग है, जितना पहले होता है उतना ही बाद में रहता है। काइनेटिक एनर्जी तो लॉस होती है या बढ़ती है, तो बराबर तो नहीं रही ना, कांस्टेंट तो नहीं रही ना, इसलिए इसका आंसर कौन सा आपका सी आ गया। फिर एक क्वेश्चन देखो आप, ये दीवार है एक जिसका मास दे रखा है मान लो 10 की पावर 3 kg, ये कोई मान लो गेंद है, इसका मास दे रखा है आपको 50 ग्राम और इस तरह से गति कर रही है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि इनमें सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर हो जिसका प्रत्यावस्थान गुणा कितना 1/3 है, तो V1 और V2 के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा काम है। क्या वही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि भारी वस्तु का वेग कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो पहली वस्तु भारी है तो इसका वेग ही तो है, तो ये V1 तो कितना U1 ही होगा और इसका मान तो कितना बेटा 6 मीटर पर सेकंड ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब दूसरा में ज्ञात करना है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा न्यूटन का टक्कर का नियम। तो न्यूटन की टक्कर के नियम से अपन के जानते हैं V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू E, और ये है आपका U1 माइनस का U2। वैल्यू पुट कर दो। V2 आपको फाइंड करना है बेटा, तो V2 आपको फाइंड करना है माइनस V1 हमारे पास U1 के बराबर है कितना हुआ 6 इज इक्वल टू E कितना है 1/3। U1 हमारे पास देखो है ये 6। अब V1 U2 कैसा नेगेटिव में है तो माइनस का 3, तो ये आप देखो 6 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 और 3 9/3 कितना 3 आ गया। फिर V2 कितना हुआ 6 वहां चला गया माइनस से प्लस, तो 6 + 3 कितना 9, तो V2 का वैल्यू हमारे पास है 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आराम से कर सकते हैं। बोलो बढ़े आगे। एक पॉइंट अपन और डिस्कस कर लेते हैं बेटे जी इसमें, और पॉइंट है गतिज ऊर्जा में हानि। और ये जो हानि अपन बात कर रहे हैं वो कुल
हानि में है। तो जैसे आपने टक्कर पड़ी पहले प्रत्यास्थ, तो प्रत्यास्थ टक्कर तो इस प्रकार टक्कर है जिसमें ऊर्जा की हानि कितनी है, 0 है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका डेल्टा के लॉस। वैसे ये है क्या, के इनिशियल माइनस का के फाइनल, जितनी सिस्टम की एनर्जी पहले उतनी बाद में होती है, दोनों बराबर होती है, लॉस कितना होता है, 0। और ये एक तरह से कम मिनिमम लॉस है ये, जो कितना 0 है। दूसरा हम पढ़ते हैं सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर, और सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर में जो लॉस ऑफ एनर्जी है डेल्टा के लॉस, तो उसका जो मान है वो बेटा कितना होता, आपने पढ़ा था 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2। हमने कहा था कि इनको भी चिन्ह के साथ रखना है, का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई यहाँ पे है टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक। इस ई का मान बढ़ेगा या घटेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही उसमें से डिफरेंस होगा, कम होगा। तो ई के बढ़ने से लॉस क्या होगा, कम होगा, और ई के कम होने से लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ई का मान जो आप पढ़ते हैं, ई एक तो है ई मैक्सिमम, एक है बेटा जी ई कौन सा आपका मिनिमम। तो ई कम से कम कितना 0 है और ई मैक्सिमम कितना है 1 है। जब ये मैक्सिमम है 1 माइनस 1 0, तो लॉस ऑफ 0 यहाँ हो गया आपका 0। ये ई कौन सा न्यूनतम आपका 0 है, तो आपने यहाँ 0 पुट करा, तो 1 माइनस 0 ये 1 हो गया। क्लियर। तो इसी आधार पे यहाँ पे लॉस अपन तय करते हैं। और आप जानते हैं ई जो है वो 0 कब होता है, वो होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में। तो ये लॉस निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। सी अपन बात करते हैं, जो टक्कर आपकी है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में आप जानते हैं ई कितना होता है, 0। ई को आप 0 पुट करोगे तो इसमें जो लेस आप करके गणना वगैरह करोगे, तो इसका डेल्टा के लॉस है वो है बेटा 1/2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये डिफरेंस का स्क्वायर है। क्लियर। और ये जो लॉस है वो बेटा जी है मैक्सिमम। तो इसलिए जो लॉस है उसकी परास अपन ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा के जो लॉस है कम से कम और डेल्टा के लॉस मैक्सिमम। तो डेल्टा के लॉस जो है वो मैक्सिमम किस में है, ये है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में कैसा है, अधिकतम लॉस। और जो टक्कर कौन सी आपकी पूर्णतः प्रत्यास्थ है, जिसमें लॉस कितना है, 0 है। ये लॉस है सबसे कम, न्यूनतम 0 है। तो 0 की भी आप यहाँ लिख सकते हो, पर टक्कर के प्रकार के रूप में यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो सबसे कम लॉस किस में है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, और सबसे अधिक किस में है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में है। क्लियर। तो ये फॉर्मूले अपने को ढंग से काम कर लेने हैं। अब टक्कर कोई सी भी आ जाए, आपको जो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है वो इस तरह से निकालना है। जो इससे पहले अपन ने एनर्जी की बात की थी, ट्रांसफर कितना हुआ था, वो अलग क्वेश्चन थे। यहाँ पे लॉस है वो अलग तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें अपन 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें आप, अच्छा एक क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है। जैसे ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, दूसरी वस्तु है वो उसका मास भी कितना स्मॉल m है, बट कैसी रेस्ट कंडीशन में है। ये मान लो यहाँ पर u वेग से इसे टक्कर कर रही है, और टक्कर किस प्रकार की है, सामान्य अप्रत्यास्थ। सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर होने पर आपसे पूछा कि टक्कर के पश्चात जो वेग हैं v1 और v2, इनका अनुपात कितना है। यानी कोई वस्तु अपने समान द्रव्यमान की वस्तु के साथ जो कैसी आरंभ में रेस्ट से है, उसके साथ अगर अप्रत्यास्थ टक्कर करती है, इसका प्रत्यावस्थान गुणांक कितना ई दे रखा हो, तो आपसे पूछेगा कि इसमें v1 v2 का अनुपात कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछ जाता है। तो अपन इसमें इसको सॉल्व कर लें। देखो v1/v2 आपसे पूछा है, सीधा आपको आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। बस इसकी वैल्यू और इसके फॉर्मूले अपन जानते हैं। मुझे
देखो पहली बात तो इसमें U2 कितना बेटा जी 0 है। जब U2 0 है इसका मतलब U2 वाला स्टेप तो कितना खत्म हो गया। यहाँ V1 है तो पहला स्टेप तो कौन सा U1 वाला है, इसका दूसरा स्टेप आपका 0 है। V2 वाले में पहला स्टेप क्या था आपका U2 वाला, वो तो है 0, और ये स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है। आ जाइए साहब, मैं यहाँ से इसमें करता हूँ V1 क्या था M1, तो M माइनस EM है ना, M1 माइनस EM2 अपॉन कितना M प्लस M 2M इंटू बेटा जी कितना U1, तो U1 कितना आपका U हो गया। अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस ई, याद करो 1 प्लस ई इंटू था आपका ये 2 वाला पहले आ चुका है, 1 वाला फॉर्मूला है M1 U1, तो M1 तो M है, U1 कितना U है, अपॉन फिर कितना हुआ देखो 2M। अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर जैसे E आप कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो 1 माइनस ई, M से M कैंसिल, यहाँ U अपॉन 2 रहा, यहाँ पर भी M से M कैंसिल हो गया, और इस U/2 से इस U/2 से कैंसिल, M कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा क्या देखो 1 माइनस का E अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई। ये रिजल्ट आपको सीधे याद ही रहना चाहिए। अब देखो जैसे V1/V2 अपन लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 1 माइनस ई अपॉन कितना 1 प्लस ई। अब देखो हमने ये भी जानते हैं कि टक्कर होने के पश्चात सामान्यतया जो दूसरी वस्तु होती है उसका वेग ज़्यादा होता है और पहली वस्तु का वेग कैसा होता है कम, इसलिए वेग बड़ा है, यहाँ कैसा छोटा मान है, इसलिए बड़े वाले मान की तरफ कैसा प्लस है, तो प्लस माइनस का लफड़ा आता है। ऑप्शन आएंगे तो वहाँ 1 प्लस ई अपॉन कितना 1 माइनस ई, भाई ये तो डिजाइन है वो आपके दिमाग में सेट रहेगी, इस तरह से आंसर आने वाला है। पर अब कहीं प्लस माइनस की तो लफड़े होंगे ना, तो उसमें कौन सा आपका सही है, तो उसमें आप जब प्रीफर करेंगे, आप वरीयता के क्रम में उसको ढूंढेंगे, तो ध्यान देना कि V2 जो है टक्कर के बाद वाला वेग दूसरे पिंड वाला वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, ये कौन सा आएगा माइनस। कर लेंगे, तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब उसके बाद देखो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है ये कोई m द्रव्यमान, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। m द्रव्यमान का एक वस्तु है, उसका वेग कितना है U1, दूसरी वस्तु है वो भी m द्रव्यमान की है पर कैसी है बेटे जी, स्थिर है। अब क्वेश्चन है कि सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर है, ये टक्कर किस प्रकार की है, सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर होने पर, सीधी अप्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात निकाय की काइनेटिक एनर्जी पहले की 3/4 गुना रह जाती है। तो E का मान आपको फाइंड करना है, E का मान आपको बताना है। अब देखो इस वाले में इसके पास एनर्जी कितनी है, चलो इसमें U1 को तो U मान लेता हूँ, हाफ m(u²) है, ये स्थिर है। टक्कर होने के पश्चात दोनों ही गतिमान होंगे, इसका मास m है, मान लो V1 चाल से गति करेगा, इसका मास m है, ये V2 चाल से गति करेगा। तो कुल मिला के हमारे पास सिस्टम के बाद की एनर्जी ये है, पहले की एनर्जी कौन सी ये है। लॉस होने के बाद अपन बात करते हैं तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी इन दोनों के अपन जोड़ेंगे वो कुछ कम होगी और ये कैसी कुछ ज़्यादा होगी। तो अपन जो लॉस अभी फॉर्मूला ज्ञात किया था, तो देखें आप क्या कह रहा है कि निकाय की काइनेटिक एनर्जी, टक्कर के बाद निकाय की जो काइनेटिक एनर्जी है पहले की 3/4 गुना रह जाती है, पहले की 3/4 गुना रह जाती है। तो लॉस कितना हुआ, भी शो था उसका 3/4 कितना 75% हो गया ना, तो 75% तो क्या रह गया, तो लॉस कितना हुआ 25% यानी 1/4। तो सीधे आप उसी से कर लें, तो डेल्टा ई लॉस, डेल्टा ई का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो लॉस कितना हुआ 1/4 ऑफ इनिशियल इन 1/2, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि इनिशियल जो पहले इसकी एनर्जी थी उसका 1/4 लॉस हो गया, 3/4 शेष रह रहा है, इसका मतलब हानि कितनी हुई 1/4 टाइम्स, तो मैंने हानि के रूप में इसको ले लिया। अब देखो हानि के फॉर्मूले की बात अपन करें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था क्या, देखो 1/2। अब मास कैसे हैं, इक्वल है, m और m है, तो क्या लिखूं m इंटू एम अपॉन कितना m प्लस m,
सही है, इनटू u1 माइनस u2, तो u1 तो है पर u2 0 है, तो u माइनस का 0 इसका स्क्वायर और 1 माइनस ई का स्क्वायर, और इसका मान कितना है 1/2 इंटू के इनिशियल, और इस सिस्टम में ये तो रेस्ट में है, इसके पास है ओनली काइनेटिक एनर्जी, और इसका मान है बेटे जी 1/m इंटू यू स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो। इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये माइनस का है, हटाओ, इस पे ये पूरा है स्क्वायर, इसको भी हटा दो। क्लियर? अब देखो ये एम यू स्क्वायर और 1/2, यहाँ पर भी यू स्क्वायर है ना, ये यू स्क्वायर है, और ये मैं एक एम हटा दूँ यहाँ से, और ये 1/2 कैंसिल। बोलो अब ऊपर कितना m/2m, m से m कट जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 1/2, तो 1/2 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रह गया आपका फिर कितना 1/2। यदि मैं इस 1/2, हाँ इसमें देखें पहले 1/4 इंटू के इनिशियल था ना, ये बेटा जी 1/4 है, 1/4, तो इसमें 1/2 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास रहा 1/4, यदि इसको इससे उड़ा दो तो हमारे पास यहाँ रह गया 1/2, तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना 1/2 है, यदि ई स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो ये हो गया प्लस में, फिर इस 1/2 इधर ले आऊँ तो 1 माइनस 1/2, ये बना आपका 1/2, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, तो इससे हमारे पास ई कितना 1/√2, और 1/√2 कितना होता है 0.707। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी लेक्चर में हम ये बात पढ़ लिए, अब जो आगे और जो है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC। तो स्टूडेंट्स एक होम असाइनमेंट भी आप कर लेंगे। प्रत्यास्थ टक्कर के कुछ क्वेश्चंस हैं, सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ का पार्ट ए और बी। ये क्वेश्चंस ऐसे इस वाले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके अलग अलग क्वेश्चन जो मैंने टिक कर रखे उनको आप ट्राई करें। इनमें आप अप्लाई क्या करना है, COLM, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो फॉर्मूले हैं लॉस ऑफ एनर्जी हैं उनके फॉर्मूले अप्लाई करके आप इसमें ट्राई करें। बहुत सारे क्वेश्चन तो मान लो इसमें आपसे नहीं होते हैं, तो उनको अपन, जैसे कि आपको पता है एक जो वीडियो अपन एक्स्ट्रा देते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। बीच में अभी भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं थ्योरी के साथ आपको डिस्कस करवा दूँ, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें।